सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे सोर्स को डिकोड करने वाले हैं जिसने ऑनलाइन दुनिया में पनप रही भारत विरोधी भावनाओं या कहें एंटी इंडियन सेंटिमेंट की जड़ों को खंगाला है। आखिर ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कोई खास नैरेटिव कैसे तैयार किया जाता है? आइए बिना किसी देरी के डेटा और इस सोर्स के दावों पर नजर डालते हैं। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। मुझे 20 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने आईटी में काम किया, मेरे पास 2 मास्टर्स डिग्रियां हैं और मैं साल के $1 लाख कमा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बहुत महंगे हो, हम किसी भारतीय को काम पर रखने जा रहे हैं। सोर्स के मुताबिक एक बेरोजगार आईटी कर्मचारी का ये बयान उस सबसे बड़े कारण को उजागर करता है जो इस ऑनलाइन नैरेटिव को चला रहा है, और वो है आर्थिक असंतोष या इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन। तो इस पूरी कहानी के परते खोलने के लिए हम सोर्स के इन 6 मुख्य विषयों पर बात करेंगे। ऑनलाइन नफरत का उदय, आर्थिक असंतोष, वीजा धोखाधड़ी के आरोप, जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण की रणनीति, मनगढ़ंत डिजिटल स्टीरियोटाइप्स और अंत में कॉल टू एक्शन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, ऑनलाइन नफरत का उदय, जहां हम सफलता और असंतोष के बीच के इस टकराव को समझेंगे। सोर्स का मानना है कि इंटरनेट पर फैलाया जा रहा सस्ते और अकुशल मजदूरों वाला ये नैरेटिव अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों की ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो ये समुदाय अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समुदायों में से एक है। ये जो भारी विरोधाभास है ना, क्रिएटर के अनुसार यही इस पूरे प्रोपेगेंडा की असली जड़ है। चलिए अब दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, आर्थिक असंतोष और नौकरियों का जाना। सोर्स उसी बेरोजगार आईटी कर्मचारी का उदाहरण देकर समझाता है कि अक्सर अपनी प्रोफेशनल नाकामियों को कैसे एक पूरी नस्ल पर थोप दिया जाता है। मतलब अगर कोई नए स्किल्स नहीं सीख रहा है, खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो बाजार में टिके रहना मुश्किल होगा। लेकिन अपनी इस कमी को मानने के बजाय एक बेहद अनुशासित और मेहनती इमिग्रेंट वर्कफोर्स पर इल्जाम लगाना कहीं ज्यादा आसान लगता है। सोर्स का सीधा सा तर्क है कि जॉब मार्केट में खुद को अपूर्णीय यानी इरिप्लेसेबल बनाने के लिए जिस वर्क एथिक की जरूरत होती है, उसे नजरअंदाज करके सारी गलती किसी और पे डाल दी जाती है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये आर्थिक तर्क और डेमोग्राफिक डेटा इस नफरत को सही नहीं ठहरा पाते, तो फिर इस नैरेटिव को जिंदा कैसे रखा जाता है? जाहिर है इसके लिए कुछ और तरीके अपनाए जाते होंगे। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे विषय की, जो है वीजा धोखाधड़ी के आरोप। टाइलर नाम के कंटेंट क्रिएटर के दावों को देखने से पहले जरा H-1B वीजा को समझ लेते हैं। दरअसल ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को उन खास कामों के लिए विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करने की इजाजत देता है जिनमें बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये कोई खुफिया रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक लीगल और पारदर्शी सिस्टम है। अब देखिए कि सोर्स टाइलर के सबूतों की कैसे धज्जियां उड़ाता है। टाइलर ने अपने वीडियो में भारत की कुछ फर्जी डिग्रियों के फुटेज दिखाए, जिनका अमेरिका में काम कर रहे लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था। उसने खाली आईटी ऑफिस दिखाकर उन्हें फर्जी कंपनियों का अड्डा बता दिया, जबकि सोर्स याद दिलाता है कि भाई ये तो बस रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम का नतीजा है। और हद तो तब हो गई जब किसी को चैट जीपीटी इस्तेमाल करते देख उसे धोखाधड़ी कह दिया गया। आज के टेक वर्ल्ड में एआई टूल्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नॉर्मल है। रही बात एक कथित पूर्व वीजा अधिकारी के दावों की, तो वहां भी कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया। इस जांच के तरीकों पर सोर्स गंभीर सवाल उठाता है। किसी प्राइवेट ऑफिस में घुस जाना, वहां काम कर रहे टेम्परेरी कर्मचारियों से अचानक उनके पेपर्स मांगना और बिना इजाजत उनका वीडियो बनाना, सोर्स के मुताबिक ये सब गैर कानूनी उत्पीड़न या हैरेसमेंट के दायरे में आता है। ये कोई पत्रकारिता नहीं है। आइए अब उस साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझते हैं जो इस पूरे नैरेटिव को हवा देती है। हमारा चौथा विषय, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन की रणनीति। इसे समझाने के लिए सोर्स चार्ल्स और राजेश का एक बड़ा ही दिलचस्प हाइपोथेटिकल मॉडल पेश करता है। सोचिए, चार्ल्स को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी जगह ली राजेश ने, जो कि पढ़ा लिखा और एक अच्छे परिवार से है। अब चार्ल्स अपना बदला कैसे लेगा? वो इंटरनेट के सबसे डार्क कोनों जैसे कि रेडिट या 4chan पर जाएगा और वहां से किसी अशिक्षित व्यक्ति या किसी अजीबोगरीब घटना का वीडियो ढूंढ कर लाएगा और पूरी दुनिया से कहेगा कि देखिए ये सब ऐसे ही होते हैं। ये एक क्लासिक तरीका है जहां बैड एक्टर्स जानबूझकर एक्सट्रीम और फ्रिंज कंटेंट का इस्तेमाल करके एक पूरी सफल कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप कर देते हैं।
इसी मानसिकता को दर्शाने के लिए सोर्स एक बहुत ही भड़काऊ और तीखी कहावत का जिक्र करता है कि एक गोरा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहे आदमी को खोजने की तुलना में भारत में कचरा और झुग्गियां खोजने में अधिक तेज है। ये बात शायद चुभे, लेकिन सोर्स इसके जरिए कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की उस हताशा को सामने लाता है जहां वे सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट बटोरने के लिए जानबूझकर गरीदी और नकारात्मक छवियां ही ढूंढते हैं। और ये हमें ले जाता है हमारे 5वें विषय की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे पूरे के पूरे डिजिटल स्टीरियोटाइप्स मनगढ़ंत तरीके से तैयार किए जाते हैं। सोर्स विटाली जैसे ग्रुप्स के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाता है। देखिए, बाल शोषण यकीनन एक जघन्य अपराध है, लेकिन सोर्स का दावा है कि ये ग्रुप्स असल शिकारियों को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि व्यूज के लिए उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये लोग एक फेक एडल्ट डेटिंग प्रोफाइल बनाते हैं, किसी आम इंसान को मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब वो शख्स वहां पहुंचता है तो ऐन मौके पर उसे बताया जाता है कि वो प्रोफाइल तो एक नाबालिग का था। मतलब कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के बजाय ये सिर्फ व्यूज के लिए एक बेट एंड स्विच चाल चल रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स गढ़ने का एक और बड़ा ही अजीब सा उदाहरण देखिए, इंडियन जस्टिन बीबर का फर्जी आर्टिकल। सुनने में ये बिल्कुल हानिरहित लगता है। एक आर्टिकल में दावा किया गया कि सिराज सियोभान नाम के एक व्यक्ति को भारत का सबसे हैंडसम पुरुष चुना गया है। लेकिन मजेदार बात क्या है, क्रिएटर बताता है कि ऐसी कोई वोटिंग कभी हुई ही नहीं थी। ये पूरा आर्टिकल 100% फेक था। इसका इकलौता मकसद एक खास एथनिक ग्रुप को भद्दा और अनाकर्षक दिखाना था। पॉप कल्चर की आड़ में ये जताना था कि पूरी की पूरी आबादी किसी भ्रम या इल्यूजन में जी रही है। कुल मिलाकर लोगों को अमानवीय बनाने और उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार किया गया एक परफेक्ट चारा। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी विषय पर, कॉल टू एक्शन, यानी इन सब चीजों पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। सोर्स बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि खड़े हों और इसके खिलाफ लड़ें, अपने और अपने देश के लिए स्टैंड लें। यहाँ संदेश बिल्कुल क्लियर है, ऐसे जनरलाइजेशंस और प्रोपेगेंडा को चुपचाप देखते रहना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिर किया क्या जाए? सोर्स इसके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देता है। सबसे पहले, प्रोपेगेंडा को बिना चुनौती दिए मत जाने दीजिए, तथ्यों और फैक्ट्स के साथ उनका जवाब दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अकेले बहस करने से बेहतर है कि कम्युनिटी के तौर पे एकजुट हों, जैसे कि ब्रॉन्ज इंडिया मूवमेंट सबरेडिट जैसे फोरम्स, जहां लोग संगठित होकर इस तरह के रेसिज्म और नैरेटिव्स का मुकाबला कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जहां डिजिटल एल्गोरिदम अक्सर गुस्से और नफरत को ही प्रमोट करते हैं, हम असली आलोचना और सिर्फ एंगेजमेंट के लिए गढ़े गए असंतोष के बीच फर्क कैसे करेंगे? शायद भड़काऊ हेडलाइंस के पार देखना और डेटा पर भरोसा करना ही आज के समय का सबसे बड़ा और जरूरी टूल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को परखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।